हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और 4 फरवरी को एक शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और 5 फरवरी का पूरे तीनों शिफ्टों का पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आज आपका 6 फरवरी है। तो आज का भी तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है, यानी जो 6 फरवरी तक 7 शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो सातों जिस तरह से इन 7 शिफ्टों में जीके जीएस करंट अफेयर इंग्लिश मैथ रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका पेपर अभी होने वाला है आने वाले शिफ्टों में, इस क्लास को आप लास्ट तक आप देख लीजिएगा, आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस उनसे हट के थोड़े से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो पहले दिन का शिफ्ट में सवाल पूछा गया था, दूसरे दिन बदल गया था सवाल। आज जिस तरह से तीनों शिफ्टों में सवाल आया था वो कुछ अलग सवाल देखने को मिला था, यानी जिनका पेपर कल होने वाला उसमें कुछ नए सवाल देखने को मिल सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं से रिलेटेड सारे सवालों को देखेंगे, प्लस कुछ नए सवालों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो साथियों सबसे पहले हम इन 7 शिफ्टों का रिव्यू करेंगे और देखें कहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कुछ चुनिंदा 2 से 3 टॉपिक है कि इन 7 शिफ्टों में उस टॉपिक के प्रश्न हैं। तो उस टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहां से एसएससी आपके पेपर में पूछ सकती है, वहीं से प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इस क्लास को अपने शिफ्ट से पहले पूरा जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक और अपडेट देनी थी कि आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। वैसे तो आपका पेपर 19 फरवरी तक होने वाला है, लेकिन आप अपना खुद से बताइए, इससे क्या होगा कि हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है लगातार। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न किससे पूछा था? साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रिया देश में आयोजित किया जाता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, नए 20 रुपए के नोट का आकार यानी डायमेंशन क्या है? आप देख रहे हैं 7 शिफ्टों में इस 20 रुपए के नोट से सवाल पूछा गया है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है कि इस 20 रुपए के नए नोट से सवाल न पूछा गया हो आपके पेपर में। अब देखिए ये कुछ नए सवाल आ जाए, लेकिन सवाल रिपीट नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे जो नया 20 रुपए का नोट है, इसका आकार यानी डायमेंशन कितने mm से लेकर कितने mm के बीच का है? ध्यान रखिएगा, 63 mm से लेकर 129 mm के बीच है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग किस देश में आता है? तो मंगोलिया देश में आता है एक भाग। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो साथियों लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो वो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न को पढ़ लेना है। जैसे जीके जीएस कंप्लीट रिवीजन आप सभी को करना है, स्टैटिक जीके पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, इंग्लिश पूरा पढ़ लेना है भाई, करंट अफेयर जो 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में देख रहे हैं, 1 साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप सभी को हम देंगे। रीजनिंग भाई पूरे कंप्लीट जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथ्स पूरा सोल्यूशन के साथ हम आपको देंगे। तो साथियों याद रखिए, इसके अलावा हम आप सभी को ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश के, जहां से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो साथियों ये मिलेगा आपको कैसे? तो दोस्त मेरे इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, मात्र 50 रुपीज का,
मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये पूरा भाई PDF अपने पास मंगाइए और इसके पढ़कर आप अपने पेपर में बैठ जाइए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो भाई जल्द से जल्द करिए, अपने पेपर से पहले इस नंबर मैसेज करिए, तुरंत अपने पास मंगाइए। यदि आपके पास केवल 1 से 2 घंटे का टाइम है तब पर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किले में कैद करके रखा था? औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किला में कैद करके रखा था? तो भाई शाहजहां को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? बताएंगे आप सभी। वांडीवास की युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था ना। तो इसमें इंग्लिश सेना ने किसको हरा दिया था? तो फ्रांसीसी को हराए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ₹20 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यानी जो नए 20 रुपए के नोट हैं इस पे किसका साइन होता है यानी हस्ताक्षर होता है? तो RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो टोटल 1/3 होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है, यानी प्रजातांत्रिक गणराज्य को ये होना घोषित किया है भाई। समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन साम्यवादी इसको छोड़कर भाई सभी होना क्या है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब कि गठबंधन करना है। जैसे कोई भी सरकार होती तो आपस में गठबंधन कर लेती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? टाई द नॉट। इसका मतलब कि टू गेट मैरिड, एक तरह से भाई एक दूसरे का विवाह हो जाता है, टू गेट मैरिड हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टाई द नॉट इस इडियम या फ्रेज का मतलब टू गेट मैरिड यानी गठबंधन करना। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कर्नल। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है? शारीरिक या जो मौन आनंद से संबंधित है। शारीरिक या मौन आनंद से संबंधित उसे क्या बोलेंगे? चेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? पवित्र होता है। चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। सेंसुअल का मतलब क्या होता है भाई? मन या शरीर को इंद्रिया जन आनंद देने वाला, यानी यही हो जाएगा भाई। यानी कर्नल का जो सिनोनिम्स बनेगा वो सेंसुअल बनेगा। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डिसेंट का मतलब क्या होता है? शालीन होता है। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 16 नंबर, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंट्रिंसिक। इसका विलोम शब्द बताइए इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? अंतरंग होता है, या आप बोल सकते हैं मूलभूत होता है। क्या होता है भाई? मूलभूत होता है। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? एक्वायर्ड बनेगा। ठीक है, यानी इंट्रिंसिक का जो एंटोनिम होगा वो एक्वायर्ड हो जाएगा। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है भाई? अर्जित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एलिमेंटल का मतलब मूलभूत होता है, इसका मतलब कि इंट्रिंसिक का सिनोनिम्स हो जाएगा एलिमेंटल भाई। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, जो अंतर्निहित होते हैं। कोनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सहज, जन्मजा, सहज। ओके, तो इंट्रिंसिक का विलोम पूछा तो एक्वायर्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेटिव इट बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रोवाइडेंस स्माइल्स दोज हु आर डिलीगेंट।
मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, सोचिए समझिए सॉल्व करिए। प्रोवाइडेंस स्माइल्स दोज हु आर डिलिगेंट, यानी ईश्वर उन लोगों पर मुस्कुराता है जो मेहनती होते हैं, यानी प्रोवाइडेंस स्माइल्स अपॉन दोज हु आर डिलिगेंट। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से देखिए कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, अच्छे से देखेंगे भाई। जैसे चैस्टिटी मतलब होता है शुद्धता, उसका स्पेलिंग क्या होता है, CHASTITY होता है, सिंपल सा। लेकिन इसमें देखिए डबल ए दिया है तो रॉन्ग है भाई। मैराथन का स्पेलिंग आप जानते हैं क्या होता है भाई, MARATHON, मैराथन आप करते हैं भाई। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, साबित करना, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है, REA होता है भाई, SSERT होता है। रिजल्ट मतलब साबित करना। टॉक्सिटी मतलब होता है जहरीलापन, विषाक्तता होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग ठीक दिया है टॉक्सिसिटी का। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द हाइएस्ट पॉइंट, द हाइएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे, सबसे ऊंचा बिंदु क्या बोलेंगे, जेनिथ बोलेंगे। हॉरिजन का मतलब क्षितिज, हॉरिजन का मतलब क्या होता है, क्षितिज होता है। पैराडाइस मतलब क्या होता है भाई, स्वर्ग होता है, पैराडाइस का मतलब स्वर्ग होता है। नदीर का मतलब क्या होता है, पतन, जिसका पतन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नदीर बोलते हैं। जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज नो इन द कंटेंट फॉर द वाटर टू फ्लो, यानी छेद या द्रव या गैस बाहर आने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं भाई, आउटलेट का, यानी देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेंट फॉर द वाटर टू फ्लो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे रूम की बात करेंगे तो रूम में क्या भाई, स्पेस है। अब स्केप मतलब क्या होता है, बाहर निकलना या भाग जाना। यहाँ पे कंटेनर से पानी के निकलने की बात हो रही है, यहाँ पर कंटेनर से पानी के निकलने की बात हो रही है, तो आउटलेट बिल्कुल परफेक्ट फील होगा। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी भाई जो नहीं बोल सकता उसे हम क्या बोलते हैं, गूंगा बोल देते हैं, मुख बोल देते हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे, डम्ब बोलेंगे, डम्ब बोलेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेबी का मतलब क्या होता है भाई, क्वाइट होता है, शांत होता है, खामोश होता है। क्वाइट मतलब भी शांत होता है भाई एक तरह का। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ इंसनरेट का पर्यायवाची शब्द बताइए। इंसनरेट का मतलब होता है कि जलाकर राख कर देना, जो भाई जलाकर राख कर देते हैं, जलाकर राख कर देना। बताइए भाई इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इग्नाइट बोलते हैं। इग्नाइट मतलब क्या होता है भाई, जलना, आग लगाना। पर्च का मतलब क्या होता है, ये जो आपका पहला ऑप्शन पर्च है, इसका मतलब क्या ना कि गर्म मौसम के कारण किसी क्षेत्र का सूख जाना। जब देखते हैं कि गर्मी आती है तो कई क्षेत्र सूख जाते हैं बिना पानी के कारण, तो उसे पर्च बोलते हैं। मॉडरेट मतलब जैसे मध्यम स्तर का होता है। केंच का मतलब प्यास बुझाना। तो इस सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। इंसिनरेट का सिनोनिम्स इग्नाइट बनेगा। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑगल। ऑगल का मतलब किसी को ध्यानपूर्वक देखना, किसी को ध्यानपूर्वक आप देखते तो उसे क्या बोलते हैं, ऑगल बोलते हैं। यानी उसका क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा उल्टा भाई। किसी को आप ध्यानपूर्वक दे रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा भाई, इग्नोर कर देंगे। जैसे लीर का मतलब क्या होता है, लीर का मतलब होता है किसी को बुरी दृष्टि से देखना। जो को भाई बुरी दृष्टि से देखता उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीर बोलते हैं। गेज का मतलब क्या होता है, एकटक देखना। क्या होता है, जो को भाई एकदम एकटक देखता है, जो नजर हटाता ही नहीं है। गाँव का मतलब क्या होता है, घूरना, जो भाई घूरते हैं। ठीक है, तो इस सॉल्व का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग भाई, स्नैच्ड, झपट्टा मार देना। तो यही आपका पहला ऑप्शन ठीक है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा।
3 7 22 89 क्वेश्चन मार्क है। नंबरों का श्रृंखला दिया है 3, उसके बाद 7 22 89 क्वेश्चन मार्क। 3 दूनी 6 +1, 7 त्रिक 21 22 +1, 22 से 88 +1 89। देखिए 2 का गुणा +1, 3 का गुणा +1, 4 का गुणा +1, यानी भाई 89 में हम पहले तो 5 का गुणा करेंगे फिर +1 कर देंगे। यही लॉजिक बैठ रहा है। 89 पंजे 5 9 45 का 5 4, 5 और 40 और 44, यानी 445 +1 कितना हो जाएगा 446 हो जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्च अक्षर युग्म को चुनिए जिनमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए अक्षर युग्म में है। बताएंगे आप सभी। आरपी का रिलेशन जो एसक्यू से है, यही आपको रिलेशन पहले पता करना है। सेम प्रोसेस पर ऑप्शन को चेक करना है। देखिए जैसे कि आरपी है, इसका रिलेशन एसक्यू दिया है, ठीक है। तो आर होता 18, यस होता 19, पी होता 16, क्यू होता 17। दोस्त मेरे +1 इसमें हुआ है, +1 इसमें हुआ है, तो सेम प्रोसेस ऑप्शन भी चेक किया जाए। जे होता 10, आई होता 9, यानी पहला ऑप्शन ही होगा क्योंकि भाई +1 करना है, -1 तो करना नहीं है। ऑप्शन बी देखिए के जी एल एच, के में 1 जोड़ देंगे एल हो जाएगा, जी में 1 जोड़ देंगे एच हो जाएगा। के होता है 11, जी होता है 7, एल होता 12, एच होता 8। 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। एक विशिष्ट कुट भाषा में पोयम को 13 51 516 लिखा जाता है, रॉब को 21 518 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में मैड का कोड क्या बनेगा? सॉल्व करेंगे आप सभी सवाल का परफेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये जबरदस्त सवाल होने वाले हैं आपके लिए। सॉल्व करिए क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जैसे देखिए पोयम लिखा है भाई POEM, तो कोड क्या है भाई 13 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद भाई 15 है, उसके बाद भाई 16 है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या बैठ रहा है, लॉजिक आप ध्यान से देखिए। P का कोड होता है 16, O का कोड होता है 15, E का कोड होता है 5, M का कोड होता है 13। देखिए 16 को यहाँ पर लिख दिया लास्ट में, फिर पोयम के लास्ट अक्षर 13 का कोड स्टार्टिंग में किया है, फिर देखिए O को 15 को यहाँ लिखा है, E को यहाँ पे लिखा है। यानी लॉजिक कैसे भाई, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये लॉजिक चल रहा है भाई। उसी प्रकार रॉब का भी देख लीजिए आप, ROB। देखिए ROB का कितना कोड क्या है 21 जैसे किया है, 15 किया है, 21 5 18 ये कोड किया है। दोस्त में देखिए R तो 18 तो कोड 18 का यहाँ किया है, B होता 2 तो यहाँ पर कोड कर दिया है, O होता 15 तो सीधे लिख दिया है। सभी क्लियर, ऐसे 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 चल रहा है। तो पूछा किसका, मैड का पूछा है, MAID, ठीक है। M होता 13, A होता 1, I होता 9, D होता 4। इसको M का कोड लास्ट में लिख देंगे, D का जो मैड में D अक्षर है शुरू में लिख देंगे, ये जो है यहाँ पे 9 लिख देंगे, A को यहाँ लिख देंगे। 49 113 देखिए परफेक्ट आंसर हो रहा होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत? अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। 18 का रिलेशन 323 है, तो 38 का रिलेशन क्या बनेगा? सॉल्व करेंगे, बताएंगे आप सभी। इस सवाल का राइट आंसर बताइए कितना आएगा, सोचिए समझिए उसका सॉल्व करिए। जैसे 18 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 324 होता है, 324 में से घटा देंगे तो 323 हो जाएगा। 38 का स्क्वायर करिए और उसमें से 1 माइनस करके बताइए कितना आंसर आएगा, बताएंगे आप सभी, तुरंत बताएंगे भाई इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 38 का स्क्वायर तो होता है सर जी 1444, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 14 से 43 हो जाएगा। दोस्त मेरे इसका मतलब कि 14 से 43 बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है?
दोस्त मेरे 68 जो है वो किस संख्या का 25% है? तो 25% किस संख्या का 68 है? 25% बराबर 68, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 68 बटे में 25 गुणे 100। 25 का 100, 4 32 का 2 3, 4 6 24, 3 27 यानी 272 क्या भाई? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे। देखिए 68 पूछा ना किस संख्या का 25% है, तो भाई आप इसका x मानेंगे तो डायरेक्ट लिखिए ना 25% किसके बराबर दिया है? ये 68 के बराबर दिया है, तो 100% बराबर किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो 68 बटे 25 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 68 में 4 का गुणा करिए, 4 32 का 2 3, 4 6 24, 3 27, तो 272 का भाई। 68 की संख्या 25% है, 272 का है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। फेल्योर का कोड FRULIAGM, तो सक्सेस का कोड क्या बनेगा? सॉल्व करेंगे आप सभी। ये भी थोड़ा सा लॉजिक टाइप का सॉल्व किया है मेरे दोस्त, इसे आप थोड़ा सा सोच समझ कर सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए FAILURE ये फेल्योर है, इसका कोड क्या किया भाई? FRULIAG। F होता 6, A होता 1, I होता 9, L होता 12, U होता 21, R होता 18, E होता 5। F होता 6, I होता 18, E होता 21, L होता 12, I होता 9, A होता 1, G होता 7। देखिए दोस्त 6 में 1 जोड़ देंगे। आप देखिए ये जो आपका कोड किया है, F से G बनाया है +1 करके भाई, E से F बनाया है इसमें +1 करके, फिर देखिए A से 1 बनाया है सेम वही नंबर लिखा है, फिर देखिए R से यहाँ लिख दिया है, U का यहाँ लिखा, L का यहाँ लिखा, I का यहाँ लिखा, A का A लिखा है। यानी दोस्त मेरे इसमें जानते क्या किया है? इसमें पहले अक्षर का जो कोड किया है ना, पहले अक्षर में +1 करके लास्ट में कोड किया है, फिर जो फेल्योर का लास्ट अक्षर E है इसमें +1 करके पहले में शुरुआत कोड किया है। ओके, इसका मतलब कि जो हमें सक्सेस करना है, ये जो सक्सेस का कोड हमें बनाना है पहले, SUCCESS। सबसे पहले तो देखिए यस में +1 करना है, इसमें +1 करना है। अब इसका कोड यहाँ लिखना है, यानी देखिए यस होता है 19, 19 में जब हम 1 जोड़ते तो 20, 20 पर कौन अक्षर? टी, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसमें भी देखिए यस +1 यानी यस होता है 19, 19 पे 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे कौन अक्षर? टी। यानी जब कोड हमारा आंसर मिलेगा तो टी यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा। जी मेरे दोस्त, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? फिर यू को कहाँ लिख देंगे भाई? यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा क्यों ना करते भाई? देखते हैं कौन ऑप्शन में टी टी पहले में शुरुआत में और लास्ट में है। देखिए कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन है भाई? देखिए टी यहाँ है, टी यहाँ है, इसका मतलब कि पहले शुरुआत में टी है और लास्ट में भी टी है। क्लियर? अब उसके बाद आप लिखना चाहिए, देखिए यू है तो यहाँ पे लिख दीजिए, फिर उसके बाद फिर डबल सी है तो एक सी यहाँ लिखिए, एक सी यहाँ के लिखिए, ई है तो ई यहाँ लिख दीजिए, यस है तो यहाँ यस लिख दिए। देखिए TSECCUT हो जाएगा। केवल भाई पहला अक्षर +1 करके लास्ट में कोड कर दिया है और लास्ट का जो अक्षर है इसमें +1 करके शुरुआत में कोड कर दिया है। ओके दोस्त मेरे, क्लियर? अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी किस कक्षा में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। इस सवाल को आप जरूर तैयार करेंगे भाई बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे सवाल क्या दिया है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी किस कक्षा में स्थित है? तो निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसे ISS भी बोलते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? यानी कितने मिनट में और दिन में कितनी बार करती है? तो याद रखिए 90 से लेकर 93 मिनट के बीच में करती और दिन में कम से कम 15 से 16 बार ये चक्कर लगाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ISS का पहला मॉड्यूल कौन सा था? यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कौन सा था? तो भाई जारिया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? यानी कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है?
तो याद रखिएगा 386 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, बंदा बहादुर सैन्य कमांडर खालसा सेना को कब मार दिया गया था? बंदा बहादुर सैन्य कमांडर खालसा सेना को कब मार दिया गया था? तो 1716 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा 1829 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष सूरत में विभाजित हुई और सत्र टूटने के कारण बना? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष सूरत में विभाजित हुई और सत्र टूटने का कारण बना था? तो 1907 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? भाई एक एक सवाल पुस्तक से पेपर में आ रहे हैं। ओके, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को, मेहताब बाग भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? बताएंगे आप सभी। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? अच्छे सोच समझ कर राइट आंसर बताएंगे। मेहताब बाग भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? तो ये ताजमहल का हिस्सा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा किस स्थान पर बना है? अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा किस स्थान पर बना है? तो भाई अस्तूर में बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, जो 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो भाई 7वां संविधान संशोधन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? आप सभी बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 45, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना किसके रूप में जाना जाता है? लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई कृषि वानिकी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो भाई नौका दौड़ के साथ जुड़ा हुआ है जो कॉक्स शब्द है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भाई भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किसका नाम है? भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किसका नाम है? तो भाई ये भारतीय रोबोट का नाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये तूतुकुड़ी में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, ये वही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे दोस्त, जो कि आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। वही क्वेश्चन साथी जो आपके अभी तक सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन इस क्लास में हमने कराया भाई। तो दोस्त मेरे, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो
और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा। इसी तरह डेली क्लास आएगी भाई आपके पूरे एग्जाम तक, डेली क्लास को आप ज्वाइन करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो साथियों जरूर आप सभी अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करें अच्छी तरीके से। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।